मोस्टली सब लोगों को यही लगता है कि पिता की संपत्ति में पुत्र का और पुत्री का बराबरी का अधिकार है और वो उस अधिकार को क्लेम भी कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में एक अमेंडमेंट आई थी और उसके बाद बेटियों का भी बेटों के बराबरी का अधिकार है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना भ्रम है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि पिता की संपत्ति में किसका अधिकार है और कौन उस अधिकार को क्लेम कर सकता है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को यह क्लियर कर दूं कि आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतना जानेंगे कि पिता की जो भी संपत्ति है, जो उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी इनकम से उस संपत्ति को बनाया है, तो उस संपत्ति में किसका कितना अधिकार है, ना कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो कितने तरह की होती है। एक होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और एक होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि 4 पीढ़ी से विदाउट पार्टीशन आई है, जो कि ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर पर आई है और ग्रैंडफादर से फादर पर आई है और फादर से जो प्रॉपर्टी मेरे को आई है उसको हम बोलेंगे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब हम जान लेते हैं कि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी वो है जो भी फादर ने अपनी मेहनत से, अपनी इनकम से अगर उसको बनाया है तो उसको बोला जाएगा सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो अब हम जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उसके डिस्ट्रीब्यूशन या फिर उसमें किसका अधिकार है उसके बारे में जान लेते हैं। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो ये कि जब भी फादर जो है जीवित है तो उनके जीवित रहते हुए किसका कितना अधिकार है, और दूसरा ये कि जब फादर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम जो है किसका कितना अधिकार होगा। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई भी फादर है जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी इनकम से अगर 4 प्लॉट जो है या फिर 4 मकान जो है वो बनाए हैं, तो यहाँ पर अगर वो जीवित हैं तो उनके जीवित रहते हुए उन प्लॉट्स को या फिर उन मकान को कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, चाहे उनकी मदर है या फिर वाइफ है या फिर बेटा है या फिर बेटी है, किसी का भी उनके जीते जी कोई भी अधिकार नहीं होगा। और जो फादर हैं वो उस प्रॉपर्टी को कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर गिफ्ट कर सकते हैं या फिर उसकी विल कर सकते हैं या फिर उस प्रॉपर्टी को जो है वो डोनेट भी कर सकते हैं। और कोई भी पर्सन जो है वो फादर को नहीं रोक सकता इसकी ट्रांसफ़र से या फिर गिफ्ट से या फिर विल से। ना ही वो आउटसाइड द कोर्ट रोक सकता है और ना ही वो इनसाइड द कोर्ट रोक सकता है। कोर्ट भी जो उनकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रॉपर्टी को फादर कैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। वो जो है ट्रांसफ़र डीड के थ्रू भी उनको ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर गिफ्ट डीड के थ्रू भी कर सकता है या फिर विल के थ्रू भी किसी के नाम पे भी उस प्रॉपर्टी को कर सकता है। और साथ में ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है वो किसको ट्रांसफ़र की जा सकती है। यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है ये है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो फादर है वो सारी की सारी जो भी प्रॉपर्टी उनकी 4 के 4 प्लॉट हैं या फिर मकान है वो अपनी वाइफ को भी दे सकते हैं या फिर अपनी मदर को भी दे सकते हैं या फिर बेटे को भी दे सकते हैं या फिर बेटी को भी दे सकते हैं, और कोई भी अगर उनका फ्रेंड है उसको भी वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर उनके नाम पर विल कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी इशू नहीं है और ना ही उनको कोई भी इस ट्रांसफ़र से रोक सकता है। तो अगर मैं आप लोगों को एक लाइन में बताऊँ तो ड्यूरिंग दी लाइफ टाइम ऑफ फादर किसी का भी उनकी संपत्ति पे जो कि उनकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उसमें कोई भी अधिकार नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड सिचुएशन की कि अगर कोई भी फादर जिसने अपने 4 प्लॉट जो है वो अपनी इनकम से बनाए हैं और उनकी डेथ जो है वो बिना किसी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किए हो जाती है, तो उस सिचुएशन में जो भी फर्स्ट क्लास लीगल हेयर है उनका इक्वली राइट क्रिएट हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो 4 प्लॉट हैं या फिर 4 मकान है, तो यहाँ पर जो भी फर्स्ट क्लास लीगल हेयर हैं जैसे कि मदर है, वाइफ है, बेटा है और बेटी है, तो इनको जो है एक एक प्लॉट या फिर एक एक मकान चला जाएगा और इस राइट को वो कोर्ट के थ्रू भी क्लेम कर सकते हैं। और ये जो सिचुएशंस मैंने आपको बताई हैं कि उनके जीते जी कोई भी उनकी संपत्ति पर कोई भी अधिकार जो है वो क्लेम नहीं कर सकता और उनकी डेथ के बाद जो है वो फर्स्ट क्लास लीगल हेयर का पूरा राइट हो जाता है। ये काफ़ी सारी जजमेंट्स में सेटल हो चुका है।
ये एक वेल सेटल्ड लॉ है। तो अब मैं फाइनली आपको 2 लाइन में कंक्लूजन बता देता हूं कि इसका कंक्लूजन ये है कि अगर कोई भी फादर जिसकी कोई भी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है अगर वो जीवित हैं तो उनके जीवित रहते हुए किसी का भी कोई भी अधिकार नहीं है। और अगर फादर की जो डेथ है वो बिना किसी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किए हो जाती है तो वहाँ पर जो है फर्स्ट क्लास लीगल हेयर हैं, या फिर अगर फर्स्ट क्लास लीगल हेयर नहीं है तो सेकंड क्लास लीगल हेयर का फुल राइट क्रिएट हो जाता है। तो फादर के जीते जी बिल्कुल ही नील राइट है और उनकी डेथ के बाद जो है वो फुल राइट है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर फादर की कोई भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उसमें पुत्र का या फिर पुत्री का कितना अधिकार है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी या फिर क्वेश्चन जो है वो क्रिमिनल लॉ के रिगार्डिंग है या फिर चेक बाउंस के रिगार्डिंग है तो आप हमारे दूसरे चैनल मोहित सिंह ग्रोवर पर जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।